हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शास्त्रीय विचारकों के अध्ययन की कड़ी में हमने इमाइल दरखाइम को, अगस्त कॉम्ट को, हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ा है और उसी क्रम में इस समय हम कार्ल मार्क्स पर अध्ययन कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से कार्ल मार्क्स के 2 वीडियो इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आज हम कार्ल मार्क्स के एक व्यवस्थित सिद्धांत या महत्वपूर्ण सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। यूपीजीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्री एग्जाम हो चुका है, जिसके रिजल्ट आने वाले हैं और परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो परिवर्तित हुई है। अब उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों की परीक्षा संपादित होनी है, जिसमें प्रथम चरण की परीक्षा हो चुकी है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि अब डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न आपको मेंस में देने होंगे। मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका मेरिट में नाम आएगा, तभी सिलेक्शन होगा। तो अब आपको अपने पढ़ने की प्रकृति में परिवर्तन करना होगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होंगे। उस लिहाज से ये मेरा जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है, ये उनके समाजशास्त्रीय देनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्ल मार्क्स के मानव समाज में परिवर्तन संबंधी विचारों को जो दूसरे विद्वान हैं, उन्होंने इसको ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, ये मार्क्स का समाज में परिवर्तन संबंधी विचार भी कहा जा सकता है, जिसको दूसरे विद्वानों ने इसको ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा है। ये मार्क्स के संपूर्ण समाजशास्त्रीय दृष्टि का बोध कराता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मान्यताओं को इतिहास के चरणों के आधार पर देखता है, या आप ये कह सकते हैं कि मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, उसको पुख्ता करने के लिए मार्क्स ने इतिहास का सहारा लिया और इसको ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में प्रस्तुत किया। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है वो एक तरह से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का बाय एग्जाम्पल स्पष्टीकरण है, या अपने उस सिद्धांत को पुख्ता करना है मार्क्स के सिद्धांत को। तो मार्क्स ने ये कहा था कि सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए हमको समाज के गठन को समझना जरूरी होता है। जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जो उत्पादन की शैली है, और जो उत्पादन की शैली है उससे ही समाज का चरित्र निर्धारित होता है। और मार्क्स ने बताया भी था उत्पादन की शैली के जो 2 भाग हैं, उसमें एक है उत्पादन का साधन और तकनीक, और दूसरा भाग है उत्पादन के साधन, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद में मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या राजा महाराजाओं के आधार पर नहीं की है, बल्कि जनसाधारण और उत्पादन की प्रणालियों के आधार पर की है। उनके अनुसार जो इतिहास है, वो अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स ने कहा कि उत्पादन की शैली के जो 2 भाग हैं, उसमें एक है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम कुछ इस थियरी से, मार्क्स की अगर थियरी समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे मार्क्स ने सोसाइटी, समाज की संरचना है, उसको किस तरह से व्याख्यायित किया है। तो समाज का जो मुख्य पार्ट है वो है सुपर स्ट्रक्चर। इसको उन्होंने अधो संरचना कहा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका जो दूसरा भाग है समाज, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधोसंरचना, जिसको उन्होंने आर्थिक संरचना भी कहा है। आर्थिक संरचना ही अधोसंरचना है। और दूसरी जो है, जो दूसरा पार्ट है वो है अधिसंरचना, अधि या सब स्ट्रक्चर, इसको उन्होंने सब स्ट्रक्चर कहा है। जो ये आर्थिक संरचना है या अधोसंरचना है, इसके 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ, और जो दूसरा भाग है वो है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन को भी हम समझने के लिए 2 भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला जो पार्ट है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा लेबर पावर, श्रम शक्ति। मार्क्स ने श्रम शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना था। तो जो उत्पादन की प्रणाली है, मैं उसे समझाना चाहता हूँ, जिससे ये सिद्धांत और ज्यादा समझ में आएगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को भी अगर और हम खोलें तो इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, तो इसमें कैपिटल है और टेक्नोलॉजी है और लैंड, ये है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और इधर लेबर पावर। तो मार्क्स कहते हैं जब पूंजीपति अपनी पूंजी के बल पर, क्योंकि कैपिटल उसके पास होती है, पूंजी के बल पर
जब वो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन कर देता है, तकनीक बदल देता है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन आता है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जब परिवर्तन आता है तो जो लेबर पावर के साथ जो फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो संतुलन है बिगड़ जाता है, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन अर्थात जो वर्गों के बीच संबंध है, पूंजीपति और सर्वहारा के बीच संबंध, उसमें असंतुलन आ जाता है और समाज में वर्ग संघर्ष होता है। तो मार्क्स ने कहा कि इतिहास, आज तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो मार्क्स कहते हैं कैपिटल के बल पर पूंजीपति टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करता है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की कुछ मजदूरों की जरूरतें कम हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में कैपिटल जो पूंजीपति है वो बार्गेनिंग करने की पोजीशन में होता है, और फिर मजदूरों की छटनी होती है, और ये जो लेबर पावर है, जो श्रम शक्ति का है, उसका शोषण शुरू होता है, और इस जो उत्पादन की प्रणाली इसमें असंतुलन आता है, और ऐसी स्थिति में वर्गों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसको अगले किसी वीडियो में जब वर्ग की संरचना और वर्ग संघर्ष पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको और क्लैरिफाई करेंगे। तो मार्क्स कहते हैं कि जो उत्पादन के साधन है और जो तकनीक है, और जो दूसरा भाग है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसमें असंतुलन हो जाता है, और जो ये वर्ग विभाजन है उत्पादन के संबंधों का ही परिणाम होता है। मार्क्स ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में, जिसमें मानव समाज भी सम्मिलित है, परिवर्तन द्वंद्वात्मकता के कारण होते हैं। मार्क्स ने द्वंद्व की धारणा हीगल से ली थी। हीगल ने विचारों के द्वंद्व की बात की थी, लेकिन मार्क्स भौतिक पदार्थों में द्वंद्व की बात करते हैं। और मार्क्स कहते हैं कि सभी प्रकार के समाजों में, पूरे ब्रह्मांड में जो है परिवर्तन द्वंद्वात्मकता के कारण होता है। अब द्वंद्व क्या है? इसका अर्थ है एक अंतहीन यथार्थ, जिसमें विरोधी शक्तियां एक दूसरे से सहयोग करती हैं और संघर्ष करती हैं। तो द्वंद्व का मतलब केवल संघर्ष नहीं होता है, बल्कि सहयोग प्लस संघर्ष होता है। तो इसमें दो विरोधी शक्तियां एक दूसरे से सहयोग करती हैं और संघर्ष करती हैं। उनके मार्क्स कहते हैं कि मानव की जो आरंभिक अवस्था थी उसमें मानव ने प्रकृति से संघर्ष और सहयोग किया, अर्थात मानव का प्रकृति के साथ द्वंद्व था, जो प्रक्रिया आज तक लगातार चल रही है। चूंकि अब वर्गों में सहयोग और संघर्ष की जो प्रक्रिया है, अर्थात जो द्वंद्व की प्रक्रिया है, वो वर्गों में ज्यादा बढ़ गई है, वर्गों के बीच, इसीलिए प्रकृति के साथ जो द्वंद्व की प्रक्रिया है वो कमजोर हो गई है, अर्थात प्रकृति के साथ जो सहयोग और संघर्ष है मार्क्स के अनुसार वो कमजोर हुआ है। वर्गों के बीच द्वंद्व बढ़ा है, अर्थात वर्गों के बीच सहयोग और संघर्ष बढ़ा है। मार्क्स कहते हैं कि जो संघर्ष की प्रक्रिया है वो असमान होती है, उछाल वाली होती है, ये अनघड़ होती है, ये हिंसक होती है। जितना ज्यादा हिंसा होती है, परिवर्तन का परिणाम उतना ही अधिक होता है। परिवर्तन लंबे समय तक धीमी गति से होते हैं, परंतु अकस्मात उसमें उछाल आ जाता है और भयंकर परिवर्तन होता है। अर्थात मार्क्स कहते हैं कि द्वंद्वात्मकता के आधार पर दो विरोधी शक्तियों में सहयोग और संघर्ष के कारण सबसे पहले संख्यात्मक परिवर्तन होते हैं, अर्थात जिसको हम सामान्य परिवर्तन कह सकते हैं, वो होता है। उसके बाद यही जो संख्यात्मक परिवर्तन है, जो सामान्य परिवर्तन है, वो गुणात्मक परिवर्तन में परिवर्तित हो जाते हैं। लंबी अवधि तक धीरे धीरे जब परिवर्तन होता है तो हम मार्क्स के अनुसार इसको हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। लेकिन ये स्थिरता का काल नहीं होता है, अर्थात जब धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जिसको मार्क्स ने संतुलन का काल कहा है, ये स्थिरता का काल नहीं होता है। मार्क्स कहते हैं कि हर नई चीज को समाप्त होना है, अर्थात हर नकारात्मकता का नकारात्मकता होना ही है। मार्क्स की एक और धारणा है ऑफ द निगेशन ऑफ द निगेशन ऑफ निगेशन, ये भी अवधारणा मार्क्स की है। निगेशन ऑफ द निगेशन, नकारात्मकता, हर नकारात्मकता का नकारात्मकता होना ही है। मार्क्स ने कहा कि परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो उछाल वाली है, अप्रत्याशित है, अंतिम परिणति निश्चित है, परंतु अनिश्चितता बनी रहती है। तो इस प्रकार से मार्क्स कहते हैं कि जो द्वंद्वात्मकता की प्रक्रिया है उसे हम युगों के आधार पर समझ सकते हैं। किसी भी समाज का जो वास्तविक इतिहास है वो बहुत जटिल होता है, बहुत विचित्र होता है, उसके अनुभव विचित्र होते हैं, उसके संघर्ष अलग होते हैं, ऐतिहासिक घटनाएं उनकी अलग होती हैं, ऐतिहासिक संगठन जो उसके किस प्रकार से हैं, इन सब चीजों पर आधारित होता है। लेकिन पूरे मानव इतिहास को समझने के लिए एक योजना दी जा सकती है। उस योजना के तहत ही मार्क्स ने सामाजिक विकास के 5 युगों की बात की और उसके द्वंद्व को उन्होंने स्पष्ट किया है। फ्रेडरिक एंजल्स जो मार्क्स के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मार्क्स ने जो इतिहास की योजना दिया है वो इतिहास की आर्थिक
व्याख्या है। मार्क्स जो है इस योजना को इतिहास की आर्थिक व्याख्या कहते हैं। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद को बताने के लिए मार्क्स ने सामाजिक विकास के 5 युगों की बात की है, अर्थात इतिहास को 5 चरणों में विभाजित उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से भौतिक अवस्था में परिवर्तन के कारण समाज परिवर्तित होता है और अगला युग आता है। तो जो मार्क्स कहते हैं सबसे पहला युग जो था वो क्या है? आदिम साम्यवाद का युग। पहला युग आदिम साम्यवाद का युग है। ये मानव इतिहास की पहली अवस्था थी। मनुष्य जंगलों में रहता था, कंदमूल या शिकार पर निर्भर था। यहाँ पर निजी संपत्ति नहीं थी, क्योंकि सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी। जितना पैदा होता था उतने वो जीवन यापन के लिए ही संभव होता था। उसमें कुछ बचत नहीं होती थी, अर्थात सरप्लस वैल्यू की स्थिति नहीं थी। और सरप्लस वैल्यू नहीं थी क्योंकि जब सरप्लस वैल्यू आती है, अतिरिक्त मूल्य आता है, तो उस पर कब्जा करने के लिए संघर्ष होता है। तो जो विजयी होता है वो उस संपत्ति का मालिक होता है, उस निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। तो मार्क्स कहते हैं कि जो आदिम साम्यवाद था इसमें ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, अर्थात समाज क्या था? क्लासलेस सोसाइटी था। ये क्लासलेस सोसाइटी था, वर्ग विहीन समाज था। फिर मार्क्स कहते हैं कि फिर द्वंद्व कहाँ से आया? ये जो पहली अवस्था है जिसको द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के तहत वाद की अवस्था कहा जा सकता है, ये थीसिस है। देखिए ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या, हमने शुरू में बताया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसको पुख्ता करने के लिए इतिहास को चरणों के आधार पर देख करके उस सिद्धांत को पुख्ता करना है, उसको बाय एग्जाम्पल समझाना है। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद में यही किया है। तो मार्क्स कहते हैं कि द्वंद्व का जब जन्म होता है, और द्वंद्व का जन्म कैसे होता है? धीरे धीरे मनुष्य ने पत्थर के हथियार और औजार बनाए। कुछ शक्तिशाली लोगों ने इन औजारों पर अधिकार कर लिया, इन औजारों पर अधिकार किया, अर्थात ये जो औजार थे यही उत्पादन के साधन थे, क्योंकि मार्क्स उत्पादन के साधनों के आधार पर ही परिवर्तन की बात करते हैं। उस पर अधिकार कर लिया और उन्होंने क्या किया? दूसरों का शोषण करना शुरू कर दिया, और यहीं से सरप्लस वैल्यू, निजी संपत्ति का उदय होता है और यह युग धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि किस समाज ने मार्क्स ने समाज में किस समाज को वर्ग विहीन समाज कहा था? तो वर्ग विहीन समाज ये आदिवासी समाज कहा, और ये वाद की अवस्था थी, ये द्वंद्व की प्रक्रिया में वाद की अवस्था थी। लेकिन जैसा कि द्वंद्व की प्रक्रिया में बताया जाता है कि कोई स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहती है। एक पहले वाद उत्पन्न होता है, फिर उसके विरोध स्वरूप कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, फिर कुछ लोग विरोधी उत्पन्न होते हैं, तो प्रतिवाद शुरू हो जाता है। तो मार्क्स कहते हैं कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो दूसरा चरण था, वो था दूसरा युग था, वो था दास युग। और आदिम साम्यवाद के टूटने से दास युग पैदा हुआ। यहाँ समाज 2 वर्गों में बँट गया, क्योंकि जब वहाँ सरप्लस वैल्यू और निजी संपत्ति की धारणा आई, तो समाज 2 वर्गों में बँट जाता है। जो निजी संपत्ति के मालिक होते हैं वो स्वामी कहलाते हैं, और जो उसे नहीं प्राप्त, जिसके पास कुछ नहीं होता है वो दास कहलाते हैं, क्योंकि वे अभाव की स्थिति में उन्हीं मालिक के दास बन जाते हैं। मार्क्स कहते हैं कि ये दास समाज में, ये दास युग में उत्पादन का जो मुख्य साधन था वो दास थे या इंसान थे, जो गुलाम हुआ करते थे। स्वामियों या दासों पर पूरा अधिकार था, उन्हें वस्तुओं की तरह खरीदा भी जाता था और बेचा भी जाता था। जब दासों का शोषण चरम पर पहुंच गया, कृषि का विस्तार हुआ, क्योंकि दासों से ज्यादा श्रम शक्ति, दासों का ज्यादा शोषण किया गया और कृषि का विस्तार हुआ, तो पुराने उत्पादन संबंध विकास में बाधा बनने लगे। दासों और स्वामियों के बीच संघर्ष ने, फिर इस चरण में भी संघर्ष होता है, द्वंद्व होता है, और इस चरण से समाज अगले चरण में चला जाता है और आता है साम्यवादी युग। जो तीसरा चरण है भौतिकवाद का तीसरा युग है वो सामंतवादी युग है। मार्क्स कहते हैं वाद के बाद प्रतिवाद होता है, फिर एक नई स्थिति बनती है संश्लेषण या सिंथेसिस, संवाद की स्थिति बनती है, संवाद या संश्लेषण की स्थिति बनती है। मार्क्स कहते हैं कि फिर संश्लेषण की स्थिति आती है और समाज सामंतवादी युग में बदल जाता है। और इस युग में मार्क्स कहते हैं कि जो ये सामंतवादी युग है, ये दास युग और आदिम साम्यवाद के बीच के संघर्ष का परिणाम था। समाज फिर 2 वर्गों में बढ़ जाता है, एक सामंत और दूसरा अर्ध दास या किसान, लैंडलॉर्ड और सर्फ। इस समाज की विशेषता ये थी कि इसमें उत्पादन का जो मुख्य साधन था वो जमीन थी। किसान दास तो नहीं थे, लेकिन वे पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं थे। उन्हें अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा सामंत को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, लगान के रूप में देना पड़ता था। और इसमें द्वंद्व कैसे स्टार्ट होता? मार्क्स कहते हैं कि इसके बाद औद्योगिकरण का युग आता है, और उद्योगों की जब स्थापना हो जाती है, मशीनों का आविष्कार हो जाता है,
ये भी भौतिक परिस्थितियों में जब परिवर्तन होता है, उत्पादन की प्रणाली में जब परिवर्तन होता है, तभी समाज बदलता है, मार्क्स ऐसा कहते हैं। तो उद्योगों की स्थापना और मशीनों का आविष्कार, इसने सामंती व्यवस्था को चुनौती दी। जब व्यापार बढ़ा तो सामंतों और उभरते हुए व्यापारियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और जिससे पूंजीवाद का जन्म होता है। द्वंदात्मकता की प्रक्रिया में कहा जाता है कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती है। पहले वाद आता है, फिर उसकी विरोधी स्थितियां उत्पन्न होती हैं प्रतिवाद के रूप में, फिर एक समझौता, एक डिस्कशन के बाद संवाद के रूप में एक संवाद की स्थिति आती है, संश्लेषण की स्थिति आती है, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। लेकिन वो जो स्थिरता का काल है बहुत दिनों तक नहीं रहता है, वो फिर वाद का रूप ले लेता है, अर्थात नया वाद बन जाता है, नया वाद बन जाता है और फिर उसका प्रतिवाद शुरू होता है। तो मार्क्स कहते हैं जो अगला युग आता है नए प्रतिवाद के रूप में, वो पूंजीवादी युग आता है, जिसमें उद्योगों और मशीनों के आने के कारण ये युग स्टार्ट होता है। और इसमें समाज के दो वर्ग बन जाते हैं, एक पूंजी के जो मालिक होते हैं बुर्जुआ या पूंजीपति, और दूसरा सर्वहारा, जिसे श्रमिक वर्ग कहा जाता है। पूंजीपतियों के पास मशीनों और कारखानों का अस्तित्व होता है, स्वामित्व होता है, जबकि श्रमिकों के पास केवल अपनी श्रम शक्ति को अपने श्रम शक्ति को बेच करके ही अपना जीवन यापन करना पड़ता है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद इसके पूर्व के सभी समाजों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें उत्पादन की परिस्थितियों के कारण मजदूर थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं। परिस्थितियां पूंजीवाद की कुछ ऐसी होती हैं कि इसमें वर्ग संघर्ष तीव्र होता है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद के विनाश के बीज पूंजीवाद में ही छिपे हुए हैं, क्योंकि ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती हैं जिसके कारण मजदूर जो है थोड़ा सजग ज्यादा होता है, वो स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग बन जाता है, अर्थात उसमें वर्ग चेतना का सूत्रपात हो जाता है। तो मार्क्स कहते हैं कि मजदूरों के पढ़ने लिखने के कारण परिस्थितियों के कारण मजदूर पढ़ लिख जाते हैं, मशीन ही नहीं चलाना जानते बल्कि वो राज्य को भी चलाना जान जाते हैं, वो एक जगह संगठित होना शुरू करते हैं और उद्योगपति आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए उसमें एकता हो नहीं पाती है। मार्क्स कहते हैं उसमें वास्तविक एकता हो नहीं पाती है। वास्तविकता ये है कि मार्क्स की ये धारणा गलत सिद्ध हुई, क्योंकि बाद में उनके आलोचकों ने कहा कि मार्क्स ने जो कहा था ये धारणा गलत है, उद्योगपति अत्यधिक बुद्धिमान होता है, वर्गीय संकट के आने पर वो एकजुट हो जाता है, मजदूर वर्ग सरलता से एकीकृत नहीं हो पाता है। जेम्स फ्रेडरिक ने भी कहा था इसको। तो मार्क्स अपने पूंजीवादी युग में विश्लेषण करते हैं कि पूंजीवादी युग में जो पहली चीज आती है वो दरिद्रीकरण की अवधारणा मार्क्स ने एक प्रस्तुत की थी, जिसमें क्या होता है पूंजीवादी समाज में श्रमिकों की हालत लगातार खराब होती जाती है, जिसको मार्क्स ने ऑपेराइजेशन के रूप में स्पष्ट किया है। मार्क्स ने दूसरी अवधारणा पूंजीवादी समाज में उन्होंने बताया ध्रुवीकरण हो जाता है, समाज स्पष्ट रूप से दो विरोधी गुटों में बढ़ जाता है, एक सर्वहारा, दूसरा पूंजीपति। और तीसरा मार्क्स ने कहा कि पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, श्रमिक अपनी ही बनाई वस्तु से और अपने काम से ही मानसिक रूप से कट जाता है, अर्थात अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। मार्क्स कहते हैं कि इसके बाद साम्यवाद की स्थिति आती है, जो सबसे अंतिम स्थिति है मार्क्स के विवरण के अनुसार। ये अंतिम संश्लेषण है, अंतिम संवाद है, सिंथेसिस है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद अपनी ही कब्र खुद खोदेगा, सर्वहारा वर्ग जो है संगठित होकर के क्रांति करेगा, क्रांति के बाद एक ऐसा समाज बनेगा जहां निजी संपत्ति खत्म हो जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होगा। मार्क्स कहते हैं कि मजदूर जो है ये समाजवादी क्रांति से एक नया समाज गढ़ेंगे, तो में राजनीतिक संगठन के आधार पर समाजवादी समाज की जिम्मेवारी होगी। देखिए मार्क्स ने साम्यवाद की परिकल्पना की थी, लेकिन एकाएक ये नहीं आता है, पहले समाजवाद आता है। समाजवाद क्या होगा, मजदूर वर्ग की तानाशाही होगी, ऐसा मार्क्स कहते हैं, मजदूर वर्ग जो है शासन करेगा। मार्क्स ने कहा था कि समाजवाद में निजी संपत्ति होगी, निजी पूंजी नहीं होगी, इसमें वर्ग होंगे, समाजवाद में वर्ग होंगे, राज्य होगा, विश्व में जो है इसका कहीं भी उदय हो सकता है। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर सुविधाएं दी जाएंगी, मतलब ये ट्रांजिशन फेज होगा, जो समाजवाद होगा वो ट्रांजिशन फेज होगा। समाजवाद और साम्यवाद में अंतर समझिए, पहले सोशलिज्म आएगा, बाद में कम्युनलिज्म आएगा, सबसे लास्ट में कम्युनलिज्म आएगा, ये ट्रांजिशन फेज होगा। जो पूंजीवादी समाज से साम्यवाद समाज की ओर जो ट्रांजिशन फेज होगा वो समाजवाद का फेज होगा, जिसमें मजदूर वर्ग शासन करेगा, इसमें निजी संपत्ति होगी लेकिन निजी पूंजी नहीं होगी।
मतलब कैपिटल पर अधिकार राज्य का होगा, इसमें वर्ग भी होंगे, राज्य भी होगा, केवल सत्ता बदलेगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, साम्यवाद आएगा, और साम्यवाद में क्रांति के बाद एक ऐसा समाज बनेगा जहां निजी संपत्ति खत्म हो जाएगी, उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार होगा। आदिवासी समुदायों के साथ ये समाज संगठित होगा। देखिए, मार्क्स ने कहा कि जो आदिम साम्यवादी समाज है और जो साम्यवादी समाज है, ये दोनों एक तरह से होंगे। इसमें भी वर्ग नहीं, उसमें भी वर्ग नहीं था, वो वर्ग विहीन समाज था। और साम्यवाद में भी वर्ग नहीं रहेंगे, राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, कानून नहीं होगा, आदिवासी समुदायों के समान ये संगठित होगा, फिर पूरे विश्व में एक साथ आएगा। मार्क्स कहते हैं कि साम्यवाद पूरे विश्व में एक साथ आएगा, जबकि यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई। और साम्यवादी समाजों में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं दी जाएंगी। और मार्क्स कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं मिलेगी। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, व्यवहारिक जीवन में ऐसा संभव नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करे और उसकी आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं मिले, ऐसा नहीं होता है। बट मार्क्स की ऐसी परिकल्पना थी। यहाँ कोई वर्ग भेद नहीं होगा, ये सामाजिक विकास का अंतिम और इसके बाद अस्थायी स्तर होगा। यहीं पर मार्क्स की आलोचना होती है, क्योंकि मार्क्स तो खुद कहते हैं कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है और जो द्वंद्व की प्रक्रिया है वो अस्थायी नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है। और ये मार्क्स भी अपने ही विचारों का खंडन करते हैं कि वो अस्थायी स्तर पर ले आते हैं कि साम्यवाद के बाद क्या होगा, ऐसे कोई परिकल्पना उनके सामने नहीं आती है, ऐसा कोई विश्लेषण उनका नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण विश्लेषण है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का, तो मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवाद प्लस दास युग से सामंतवाद युग का निर्माण होता है। फिर दास युग और प्लस सामंतवाद, इससे पूंजीवाद युग आता है। और सामंतवाद प्लस पूंजीवाद, इससे साम्यवाद आता है। अर्थात हर अगला युग अपने पुराने दो युगों के संघर्ष और मेल से निकलता है। यही द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में आर्थिक निर्णायकवाद या इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट मार्क्स को कहा जाता है। आर्थिक निर्धारणवाद झलकता है। मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के साधन ही समाज की पूरी संरचना को बदलते हैं। समाज की जो पूरी संरचना है, जैसी उत्पादन के साधन होंगे उस प्रकार समाज की पूरी संरचना बनेगी। जिस प्रकार की अधोसंरचना होगी, सुपर स्ट्रक्चर होगा, उस प्रकार की अधिसंरचना होगी अर्थात सब स्ट्रक्चर उसी प्रकार का बनेगा। आर्थिक प्रणाली जैसी होगी उसी प्रकार से उस समाज का धर्म, नैतिकता, राज्य, परिवार, आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, धर्म, परिवार, नैतिकता, ये सब उसी तरह से बनेंगे। मार्क्स कहते हैं कि जैसे ही हल की जगह भाप के इंजन ने ले ली, समाजवाद सामंतवाद से पूंजीवाद में बदल गया। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की जो विशेषता है वो ये भी है कि इतिहास की भौतिकवादी दृष्टि है। मार्क्स कहते हैं कि विचार इतिहास नहीं बनाते, बल्कि भौतिक परिस्थितियां और पेट की भूख अर्थात आर्थिक जरूरतें इतिहास का निर्माण करती हैं। मार्क्स ने कहा था कि मानव अपने इतिहास को स्वयं बनाता है, लेकिन परिस्थितियां उसकी बनाई हुई नहीं होती हैं। कई बार ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए भी हुए हैं कि मनुष्य इतिहास अपना स्वयं बनाता है, लेकिन भौतिक परिस्थितियां उसकी बनाई हुई नहीं होती हैं। अर्थात हीगल के विचारों के अनुसार ऐसा नहीं है कि जैसे हीगल ने कहा था कि विचार इतिहास बनाता है, अर्थात विचार ही महत्वपूर्ण है। तो मार्क्स ऐसा कहते हैं कि विचार इतिहास नहीं बनाता है, बल्कि भौतिक परिस्थितियां और आर्थिक जरूरतें इतिहास का निर्माण करती हैं, आर्थिक संरचना पे ही फोकस करते हैं। अब हम ऐतिहासिक भौतिकवाद का को की आलोचनात्मक समीक्षा करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो मार्क्स के विचारों को लागू करने का काम साम्यवादी पार्टियों ने अपने यहाँ किया है। समाजशास्त्र में अगर देखें तो डीपी मुखर्जी, पीसी जोशी, एआर देसाई, कृष्ण मुखर्जी ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय समाज के गठन और परिवर्तन का विश्लेषण किया है। तो ये मार्क्स की प्रासंगिकता हो सकती है। वास्तव में मार्क्स के सिद्धांत में आर्थिक साधनों और राजनीतिक शक्ति की पृथकता की चर्चा नहीं है, इसीलिए मार्क्सवादी असफल हो जाते हैं। और अगर हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो मार्क्स का मानना था कि इतिहास की दिशा भौतिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जहां एक ओर ये सिद्धांत सामाजिक विकास को समझने का एक तार्किक आधार देता है, वहीं दूसरी ओर विद्वानों ने इसकी सीमाओं को भी रेखांकित किया है। सीमाएं क्या हैं? मार्क्स का सिद्धांत प्रासंगिक है, लेकिन उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं।
सबसे पहली बात है अंतर्विरोध की एक समस्या है कि द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर मार्क्स ने कहा कि हर अवस्था क्या करती है, प्रतिवाद उत्पन्न करती है, हर थीसिस का एंटीथेसिस उत्पन्न होता है। लेकिन उन्होंने साम्यवादी युग के को विकास की अंतिम अवस्था मान लिया। आलोचक कहते हैं कि यदि द्वंद्व एक सार्वभौमिक नियम है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया एक सार्वभौमिक नियम है, तो साम्यवाद के बाद कोई नई अवस्था आनी चाहिए थी। ये मार्क्स के सिद्धांत में एक बड़ा अंतर्विरोध है। दूसरी जो आलोचना है मार्क्स की, वो ये है कि साम्यवादी निष्कर्षों की वैज्ञानिकता पर प्रश्न है। मार्क्स का यह दावा कि साम्यवाद में कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा, आधुनिक संदर्भ में ठीक नहीं बैठता। अगर हम आज के समय में देखें तो जो चीन है, रूस जैसे देशों की जो वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां हैं, उससे देख करके स्पष्ट होता है कि साम्यवादी व्यवस्थाओं के भीतर भी एक नए प्रकार का अंतर्विरोध और वर्ग जन्म ले सकता है, जैसे रूस का जार शासन। अर्थात साम्यवादी व्यवस्था भी पूरी तरह से चल नहीं पाई, एक नए प्रकार का अंतर्विरोध पैदा हुआ। विकास क्रम की सार्वभौमिकता का अभाव है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत के आधार पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और वहां की पूंजीवादी व्यवस्था को आधार बनाया था। अपने सिद्धांत का आधार इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को बनाया था, वहां की पूंजीवादी व्यवस्था को आधार बनाया था, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्क्स जो है अपने समय के अंतिम समय में लंदन में ही रहे, वहीं पर उन्होंने अपने जो है अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। इनके अनुसार क्रांति पहले इंग्लैंड जैसे विकसित पूंजीवादी से देशों में होनी चाहिए थी। अगर पूंजीवाद ही क्रांति का सबसे बड़ा आधार है, तो सबसे पहले इंग्लैंड जैसे विकसित पूंजीवादी देशों में होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और क्रांति रूस और चीन जैसे देशों में हुई, जो उस समय पूर्णतः पूंजीवादी नहीं थे, बल्कि काफी हद तक सामंतवादी थे। इससे यह सिद्ध होता है कि सामाजिक विकास का वो क्रम हर देश के लिए अनिवार्य और सार्वभौमिक नहीं है, जैसा कि मार्क्स ने कहा था। मार्क्स ने रचनात्मक तथ्यों की अनदेखी भी की है। आलोचक कहते हैं कि मार्क्स ने उन रचनात्मक कारकों को स्पष्ट नहीं किया है जिनके कारण समाज एक युग से दूसरे युग, जैसे पशुपालन से कृषि युग में पहुंचा। कौन कौन से ऐसे कारक हैं? उन्होंने इतिहास की व्याख्या केवल पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिकों को तैयार करने के एक साधन के रूप में की, न कि एक पूर्णतः निष्पक्ष ऐतिहासिक विवरण के रूप में। लेकिन अगर हम देखें, आलोचनाएं कई हुई हैं, जैसे कि वेबर ने इनको निर्धारणवादी कहा, आर्थिक निर्धारणवादी कहा। वेबर ने यह कहा कि मार्क्स आर्थिक प्रणाली को अधिक महत्व नहीं देते हैं। वेसोलोस्की ने भी कहा कि मार्क्स का सिद्धांत मनोगत सिद्धांत, उन्होंने मनगढ़ंत परिकल्पना कर ली है। ये सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। पार्सन्स भी कहते हैं कि मार्क्स ने विभाजनकारी स्थितियों की अधिक चर्चा की है, संघर्ष की चर्चा अधिक करते हैं, जबकि समाज सहयोग से चलता है। समाज में मूल्यों की सहमति जरूरी है, सहयोगी प्रक्रिया जरूरी है, जिससे समाज स्थिर होता है, समाज चलता है। मार्क्स के जो विचार हैं वो विवादास्पद हैं, ऐसा कि पार्सन्स आलोचना करते हैं। जॉर्ज रीजन ने भी कहा कि सोवियत यूनियन का जो पतन हुआ, उसके बाद मार्क्स के सिद्धांतों में कमजोरी का प्रमाण आ गया है। पहले ये दृष्टि थी कि मार्क्स का जो जितना भी समाजशास्त्री थे, जितने भी वैचारिक दृष्टिकोण है, वो बहुत ही प्रभावशाली हैं। लेकिन अब ये माना जाने लगा है, जॉर्ज रीजर कहते हैं, अब माना जाने लगा कि मार्क्स ने कुछ ही महत्वपूर्ण विचारों को और सार्थक विचारों को प्रस्तुत किया है। लेकिन हम देखें तो इन आलोचनाओं के बावजूद भी मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहली बात, मार्क्स ने सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वो है कि इतिहास को राजाओं की कहानियों से निकाल करके आम जनमानस और भौतिक दशाओं से जोड़ा। सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों के पीछे तार्किक और आर्थिक कारणों को स्पष्ट किया। उन्होंने इतिहास की एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जिससे समाज को बदलने के लिए एक व्यवहारिक दिशा मिली। तो इस तरह से मार्क्स का ये विश्वास था कि कोई भी सिद्धांत तभी व्यवहारिक बनता है जब वो जनसाधारण की आवश्यकताओं और हितों को पूरा करने में योगदान दे सके। तो इस प्रकार से जब ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत आए, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना ज़रूरी है। और अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो होगा मार्क्स की वर्ग की अवधारणा और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। आशा है कि आपके मेंस के एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ये सार्थक सिद्ध होगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सिद्धांत के साथ, नए अवधारणाओं के साथ।